Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Shweta and currently I'm a second year BSc Nursing student in Government Medical College जालौन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं नर्सिंग एप्टीट्यूड के MCQs और इनका टॉपिक है प्रोफेशनल एटिकेट्स इन नर्सिंग। अभी हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, which principle emphasizes that a nurse must prioritize patient well-being over personal interest? कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि नर्स को व्यक्तिगत हितों पर रोगी की भलाई को प्राथमिकता देनी चाहिए? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है जस्टिस न्याय, ऑप्शन बी है ऑटोनॉमी स्वायत्तता, ऑप्शन सी है बेनिफिशियंस परोपकार एंड ऑप्शन डी है नॉन मालिफिशियंस गैर हानिकारकता। तो कौन सा सिद्धांत है जो एक नर्स को रोगी की भलाई को प्राथमिकता देने के लिए मतलब प्रोत्साहित करता है या फिर ऐसा उस सिद्धांत के अकॉर्डिंग करना चाहिए? तो कौन सा है ये है आपका बेनिफिशियंस। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, परोपकार। अगर हम बात करें सी नेट की बेस्ट बुक की, तो ये बुक है यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन के थ्रू रिलीज़ की गई है। इस बुक का नाम है यूपी सी नेट, जो कि आपकी एक परफेक्ट स्टडी गाइड है। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश ग्रामर सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज MCQ मिल जाएंगे। साथ ही साथ इन MCQs का आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे ये आपका चैप्टर है फिजिक्स का मापन मेजरमेंट, तो इसमें आपको चैप्टर के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे कुछ इसमें मेंशन किए हुए हैं। उसके बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी MCQs हैं उसके साथ साथ MCQ का आपको सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड अगर मैं बात करूँ इस बुक की कि खास बात क्या है, तो ये स्पेशली हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन करी गई है। इसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा हिंदी में, तो ये ही इस बुक की सबसे खास बात है। और तो इस बुक को आप खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं। ऑनलाइन आपको ये फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, मीशो और स्नैपडील सारी जगह अवेलेबल है, या फिर आप इसको अपने नज़दीकी बुक सेंटर से परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What is the primary purpose of maintaining professional boundaries in nursing? नर्सिंग में पेशेवर सीमाओं को बनाए रखने का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू स्टेबलाइज अथॉरिटी ओवर पेशेंट्स, रोगियों पर अधिकार स्थापित करना। ऑप्शन बी है टू अवॉइड ओवरवर्किंग, अधिक काम करने से बचना। ऑप्शन सी है टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, विश्वास और पेशेवर संबंध बनाए रखना। एंड ऑप्शन डी है टू प्रिवेंट फॉर्मिंग रिलेशनशिप विद पेशेंट, रोगियों के साथ दोस्ती बनाने से रोकना। तो ऐसा कौन सा प्राथमिक उद्देश्य है जो पेशेवर सीमाओं को बनाए रखने में मदद करता है या फिर उनको लिमिट करता है? तो कौन सा है? टू मेंटेन ट्रस्ट एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप, विश्वास और पेशेवर संबंध बनाए रखना। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब Which ethical principle is violated when a nurse discloses patient information without consent? जब एक नर्स बिना सहमति के रोगी की जानकारी का खुलासा करती है तो किस नैतिक सिद्धांत का उल्लंघन होता है? ऑप्शन ए है वेरेसिटी, ऑप्शन बी है कॉन्फिडेंशियलिटी गोपनीयता, ऑप्शन सी है बेनिफिशियंस परोपकार, ऑप्शन डी है जस्टिस न्याय। तो जब एक नर्स रोगी की बिना सहमति के उसकी जानकारी का खुलासा करती है तो कौन सा जो प्रिंसिपल होता है वो वायलेट होता है? तो ये होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपनीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे टू रिजॉल्व अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू कलीग्स इन अ हेल्थ केयर सेटिंग? स्वास्थ्य सेवा सेटिंग में दो सहकर्मियों के बीच संघर्ष को हल करने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए है रिपोर्ट देम टू द मैनेजमेंट इमीडिएटली, तुरंत प्रबंधन को रिपोर्ट करें। ऑप्शन बी है इन्वॉल्व द पेशेंट फॉर फीडबैक के लिए मरीज को शामिल करें। ऑप्शन सी है एड्रेस द इशू कामली एंड डायरेक्टली, समस्या को शांतिपूर्वक और सीधे संबोधित करें। ऑप्शन डी है इग्नोर द कॉन्फ्लिक्ट अंटिल इट रिजॉल्व इटसेल्फ, संघर्ष को तब तक अनदेखा करें जब तक कि यह अपने आप हल ना हो जाए। तो ऐसे में क्या करना चाहिए जब दो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं उनके आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? ऐसे में क्या करना है? एड्रेस द इशू कामली एंड डायरेक्टली, समस्या को शांतिपूर्वक और सीधे संबोधित करना है। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक्टिव लिसनिंग इन नर्सिंग इन्वॉल्व्स विच ऑफ द फॉलोइंग? नर्सिंग में सक्रिय सुनने में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? ऑप्शन ए है इंटरप्टिंग द पेशेंट फॉर क्लैरिटी, स्पष्टता के लिए रोगी को बीच में रोकना। ऑप्शन बी है नॉन वर्बल क्यूज सच एज नॉडिंग एंड मेंटेनिंग आई कॉन्टेक्ट, गैर मौखिक संकेत जैसे कि सिर हिलाना और आंख से संपर्क बनाए रखना। ऑप्शन सी है ऑफरिंग एडवाइस ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन, बातचीत के दौरान सलाह देना। ऑप्शन डी है समराइजिंग ओनली एट द एंड ऑफ द इंटरेक्शन, बातचीत के अंत में ही सारांश देना। तो जो एक्टिव लिसनिंग है उसको सक्रिय बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? उसको सक्रिय बनाने के लिए नॉन वर्बल क्यूज सच एज नोडिंग एंड मेंटेनिंग आई कांटेक्ट, गैर मौखिक संकेत जैसे कि सिर हिलाना और आंख से संपर्क बनाए रखना। तो ये आपका राइट आंसर होगा। जैसे कि अगर कोई इंसान आपसे बात कर रहा है तो अगर आप उसकी बात पे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आप मतलब सिर हिला रहे हैं या फिर उसकी तरफ देख रहे हैं, आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं, तो उस व्यक्ति को लगेगा कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स प्रोफेशनल एटिकेट इन नर्सिंग? कौन सा व्यवहार नर्सिंग में पेशेवर शिष्टाचार को दर्शाता है? ऑप्शन ए है यूजिंग मेडिकल jargon while स्पीकिंग टू द पेशेंट, रोगियों से बात करते समय चिकित्सा शब्दावली का उपयोग करना। ऑप्शन बी है टेकिंग एक्सटेंडेड ब्रेक्स ड्यूरिंग शिफ्ट के दौरान लंबे समय तक ब्रेक लेना। ऑप्शन सी है स्पीकिंग कॉर्टियसली टू ऑल टीम मेंबर्स, सभी टीम के सदस्यों से विनम्रता से बात करना। ऑप्शन डी है अवॉइडिंग टीम वर्क टू फोकस ऑन पर्सनल टास्क, व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए टीम वर्क से बचना। तो यहाँ पे प्रोफेशनल एटिकेट की बात करी जा रही है, तो क्या होगा राइट आंसर? यहाँ पे स्पीक कॉर्टियसली टू ऑल टीम मेंबर्स, सभी टीम के सदस्यों से विनम्रता से बात करनी है। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन सी, स्पीक कॉर्टियसली टू ऑल टीम मेंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है what is the key benefit of punctuality in nursing? नर्सिंग में समय की पाबंदी का मुख्य लाभ क्या है? ऑप्शन ए है इट मिनिमाइजेस वर्कलोड, यह कार्यभार को कम करता है। ऑप्शन सी है बी है इट रिड्यूसेस द नीड फॉर टीम वर्क, यह टीम वर्क की आवश्यकता को कम करता है। ऑप्शन सी है इट इंश्योर्स द स्मूथ डिलीवरी ऑफ पेशेंट केयर, यह रोगी की देखभाल के लिए सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है। एंड ऑप्शन डी है इट अवॉइड्स कॉन्फ्रंटेशन विद सुपरवाइजर्स, यह पर्यवेक्षकों के साथ टकराव से बचाता है। तो इसका मेन जो की बेनिफिट है वो क्या है? इट इंश्योर्स स्मूथ डिलीवरी ऑफ पेशेंट केयर, यह रोगी की देखभाल के सुचारू वितरण को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेस एंड प्रिवेंटिव हेल्थ केयर सर्विसेज? पुरानी बीमारियों और निवारक स्वास्थ्य सेवाओं के प्रबंधन के लिए कौन सा विभाग? नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ की फंक्शन ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट? चिकित्सा विभाग का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए है मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज, मानव संसाधन का प्रबंधन। ऑप्शन बी है कंडक्टिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग, नैदानिक इमेजिंग का संचालन करना। ऑप्शन सी है डायग्नोसिंग एंड ट्रीटिंग मेडिकल कंडीशंस, चिकित्सा स्थितियों का निदान और उपचार। एंड ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग पेशेंट्स फॉर सर्जरी, सर्जरी के लिए रोगियों को तैयार करना। चिकित्सा विभाग का मुख्य कार्य क्या है? चिकित्सा स्थितियों का निदान और उपचार। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटिंग मेडिकल कंडीशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्पेशलिटीज आर पार्ट ऑफ द मेडिकल डिपार्टमेंट? चिकित्सा विभाग में कौन सी विशेषताएं शामिल हैं? ऑप्शन ए है कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी एंड न्यूरोलॉजी। ऑप्शन बी है एनेस्थीसिया, सर्जरी एंड रेडियोलॉजी। ऑप्शन सी है पीडियाट्रिक्स, जियाट्रिक एंड फार्मेसी। एंड ऑप्शन डी है न्यूट्रिशन, फिजिकल थेरेपी, बिजनेस मैनेजमेंट। तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन ए, कार्डियोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, ईएनटी एंड न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्सिंग व्हाट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नर्सिंग डिपार्टमेंट? नर्सिंग विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है?
ऑप्शन ए है कंडक्टिंग सर्जरी, सर्जरी करना। ऑप्शन बी है प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट्स, मरीजों को नर्सिंग केयर प्रदान करना। ऑप्शन सी है मैनेजिंग हॉस्पिटल फाइनेंसेस, अस्पताल के वित्त का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी है डिस्पेंसिंग मेडिकेशंस, दवाइयां वितरित करना। तो नर्सिंग विभाग की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या है? प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू पेशेंट्स, मरीजों को नर्सिंग केयर प्रदान करना। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following task is not typically performed by nursing department? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आमतौर पर नर्सिंग विभाग द्वारा नहीं किया जाता है? ऑप्शन ए है एडमिनिस्ट्रिंग मेडिकेशन, दवाई देना। ऑप्शन बी है मॉनिटरिंग वाइटल साइन, महत्वपूर्ण संकेतों की निगरानी करना। ऑप्शन सी है परफॉर्मिंग एक्सरेज, एक्सरे करना। ऑप्शन डी है एजुकेटिंग पेशेंट, मरीजों को शिक्षित करना। तो नर्सिंग विभाग की कौन सी जिम्मेदारी नहीं है, कौन सा कार्य नर्सिंग विभाग द्वारा नहीं किया जाता है? सो ऑप्शन सी होगा यहाँ पे आपका राइट आंसर, परफॉर्मिंग एक्सरेज। एक्सरे करना नर्सिंग का काम नहीं होता है, उसके लिए अलग से टेक्नीशियंस होते हैं हॉस्पिटल में, अलग से डिपार्टमेंट भी होता है रेडियोलॉजी, तो वहां पे ये सारे काम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु आर द की पर्सनल इन नर्सिंग डिपार्टमेंट? नर्सिंग विभाग में मुख्य कर्मचारी कौन है? ऑप्शन ए है डाइटिशियन एंड फार्मासिस्ट, आहार विशेषज्ञ एंड फार्मासिस्ट। ऑप्शन बी है रेडियोलॉजिस्ट एंड लैब टेक्नीशियंस, रेडियोलॉजिस्ट और लैब टेक्नीशियन। ऑप्शन सी है रजिस्टर्ड नर्सेस, लाइसेंस्ड प्रैक्टिकल नर्सेस एंड नर्सिंग असिस्टेंट, पंजीकृत नर्स, लाइसेंस प्राप्त प्रैक्टिकल नर्स और नर्सिंग सहायक। ऑप्शन डी है सर्जन एंड एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, सर्जन और एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। तो नर्सिंग विभाग में मुख्य कर्मचारी कौन होंगी? पंजीकृत नर्स, लाइसेंस प्राप्त प्रैक्टिकल नर्स और नर्सिंग असिस्टेंट। ऑप्शन सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, रजिस्टर्ड नर्स, लाइसेंस प्रैक्टिकल नर्स एंड नर्सिंग असिस्टेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट? रेडियोलॉजी विभाग का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है कंडक्टिंग सर्जरी, सर्जरी करना। प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विसेज, डायग्नोस्टिक इमेजिंग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन सी है मैनेजिंग मेडिकल रिकॉर्ड्स, मेडिकल रिकॉर्ड्स का प्रबंधन करना। ऑप्शन डी है प्रिपेयरिंग इंडिविजुअलाइज्ड मील प्लान्स, व्यक्तिगत भोजन तैयार करना। सो प्राइमरी फंक्शन क्या होगा? डायग्नोसिंग इमेजिंग सेवाएं प्रदान करना। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रोवाइडिंग डायग्नोस्टिक इमेजिंग सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इमेजिंग प्रोसीजर आर टिपिकली परफॉर्म्ड इन रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट? रेडियोलॉजी विभाग में आमतौर पर कौन सी इमेजिंग प्रक्रियाएं की जाती हैं? ऑप्शन ए है एंडोस्कोपीज एंड बायोप्सी। ऑप्शन बी है एक्सरे, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड। ऑप्शन सी है ब्लड टेस्ट एंड यूरिन टेस्ट। ऑप्शन डी है वैक्सीनेशन एंड हेल्थ हेल्थ सेट स्क्रीनिंग्स। तो रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में मेनली क्या किया जाता है, कौन सी इमेजिंग प्रोसीजर किए जाते हैं? सो एक्सरे किया जाता है, सीटी स्कैन किया जाता है और अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेमोन्स्ट्रेट अनएथिकल बिहेवियर इन नर्सिंग? निम्नलिखित में से कौन सा नर्सिंग में अनैतिक व्यवहार को दर्शाता है? ऑप्शन से रिफ्यूजिंग गिफ्ट फ्रॉम पेशेंट्स, रोगियों से उपहार लेने से मना करना। ऑप्शन बी है रिस्पेक्टिंग अ पेशेंट्स डिसीजन अबाउट ट्रीटमेंट, उपचार के बारे में रोगी के निर्णय का सम्मान करना। ऑप्शन सी है शेयरिंग पेशेंट स्टोरी ऑन सोशल मीडिया फॉर अवेयरनेस, जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर रोगी की कहानियां साझा करना। एंड ऑप्शन डी है रिपोर्टिंग अनसेफ प्रैक्टिसेस इन द वर्क प्लेस, कार्यस्थल में असुरक्षित प्रथाओं की रिपोर्ट करना। सो इनमें से कौन सा जो अनएथिकल बिहेवियर शो करता है? तो ये है आपका जागरूकता के लिए सोशल मीडिया पर रोगी की कहानियां साझा करना, क्योंकि हमें किसी भी कंडीशन में अगर वो लीगल कोई चीज नहीं है तो हमें पेशेंट का डाटा किसी भी कंडीशन में जो है पब्लिक नहीं करना होता है, उसको कॉन्फिडेंशियल ही रखना होता है। तो राइट आंसर क्या होगा? शेयरिंग पेशेंट स्टोरी ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट है, अच्छा एक क्वेश्चन करवाया था मैंने पोलियोमाइलाइटिस पे लास्ट वीडियो में, एक मिनट, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन करवाया था पोलियोमाइलाइटिस पे। तो उसमें क्वेश्चन ये था कि पोलियोमाइलाइटिस का मेन कॉज क्या है? वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दे रखे थे, एयरबॉर्न, वाटरबॉर्न एंड आपका था फूडबॉर्न, एक और था ब्लडबॉर्न। तो ये वाला मैं क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखो जो एयरबॉर्न है, वाटरबॉर्न है, फूडबॉर्न है और ब्लडबॉर्न है। जो पोलियोमाइलाइटिस होता है इसके 2 मेन कॉज होते हैं, या तो आप पोलियोमाइलाइटिस वाले पर्सन से एकदम डायरेक्ट कांटेक्ट में आओ, दूसरी चीज कंटामिनेटेड फूड और वाटर। तो
एयर के थ्रू भी फैलता है, ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, बट ब्लड के थ्रू भी फैल सकता है। लेकिन यहाँ पे आपके जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो चारों सही है, एक भी ऑप्शन गलत नहीं है। बट अगर आपसे पूछा जा रहा है कि मेन कॉज क्या है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? फूड बर्न को, क्योंकि ये मेनली किस वजह से होता है? ओरल फीकल रूट से होता है और कंटामिनेटेड फूड और वाटर की वजह से होता है। सो यहाँ पे हम राइट आंसर कंसीडर करेंगे फूड बर्न को। उस वाली वीडियो में मैंने आपको एयरबर्न कराया है, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन अ नर्स इफेक्टिवली मैनेज स्ट्रेस इन द वर्क प्लेस? एक नर्स कार्यस्थल में तनाव को प्रभावी ढंग से कैसे प्रबंधित कर सकती है? ऑप्शन ए है बाई अवॉइडिंग डिफिकल्ट पेशेंट, मुश्किल मरीजों से बचकर। ऑप्शन बी है बाई प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड सीकिंग सपोर्ट, खुद की देखभाल करके और सहायता मांगकर। ऑप्शन सी है बाई टेकिंग अनशेड्यूल्ड ब्रेक्स, बिना शेड्यूल किए ब्रेक लेकर। ऑप्शन डी है बाई डेलीगेटिंग ऑल टास्क टू कलीग, सभी काम सहकर्मियों को सौंपकर। तो एक नर्स है वो इफेक्टिवली स्ट्रेस से कैसे मैनेज करेगी वर्क प्लेस पे? तो कैसे मैनेज करेगी? बाई प्रैक्टिसिंग सेल्फ केयर एंड सीकिंग सपोर्ट, खुद की देखभाल करके और सहायता मांगकर। सो ऑप्शन बी जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अ नर्स मस्ट, एक बहुविषयक टीम में नर्स को, ऑप्शन ए है फॉलो फॉलो द डॉक्टर्स ऑर्डर विदाउट क्वेश्चन, बिना किसी सवाल के डॉक्टर के आदेशों का पालन करना चाहिए। ऑप्शन बी है कोलैबोरेट एंड रेस्पेक्ट ईच मेंबर्स रोल, सहयोग करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। नेक्स्ट है अवॉइड कम्युनिकेटिंग विद नॉन नर्सिंग स्टाफ, गैर नर्सिंग स्टाफ के साथ संवाद करने से बचना चाहिए। ऑप्शन डी है वर्क इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए। तो क्या करना चाहिए एक नर्स को? तो क्या करना चाहिए? उसको सहयोग करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य की भूमिका का सम्मान करना चाहिए। कोलैबोरेट एंड रेस्पेक्ट ईच मेंबर रोल्स, क्योंकि हर मेंबर का अपना एक अलग रोल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why it is important for nurses to wear identification badges, नर्सों को पहचान के लिए बैज पहनना क्यों महत्वपूर्ण है? ऑप्शन ए है टू ट्रैक अटेंडेंस, उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए। ऑप्शन बी है टू आइडेंटिफाई देयर रोल एंड फोस्टर ट्रस्ट विद पेशेंट, अपनी भूमिका की पहचान करने और मरीजों के साथ विश्वास बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है टू कंप्लाई विद इंश्योरेंस पॉलिसी, बीमा पॉलिसियों का अनुपालन करने के लिए। ऑप्शन डी है टू रिड्यूस यूनिफॉर्म एक्सपेंसेस, वर्दी के खर्च को कम करने के लिए। तो क्या होगा आपका यहाँ पे राइट आंसर? टू आइडेंटिफाई देयर रोल एंड फोस्टर ट्रस्ट विद पेशेंट। ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अपनी भूमिका की पहचान करने और मरीजों के साथ विश्वास बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फुटवियर इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर नर्सेस, नर्सों के लिए कौन से जूते सबसे उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए है हाई हील्स फॉर प्रोफेशनल अपीयरेंस, पेशेवर दिखने के लिए ऊंची एड़ी। बी है ओपन टो सैंडल फॉर कंफर्ट, आराम के लिए खुले पैर के सैंडल। एंड ऑप्शन सी है यहाँ पे नॉन स्लिप क्लोज टो शूज फॉर सेफ्टी एंड सपोर्ट, सुरक्षा और सहारे के लिए फिसलन रहित बंद पैर के जूते। नेक्स्ट है एथलेटिक शूज विद ब्राइट कलर्स, चमकीले रंगों वाले एथलेटिक शूज। तो क्या हो, कौन सा जूता जो है नर्सेस के लिए सबसे उपयुक्त होता है? सो नॉन स्लिप क्लोज टो शूज फॉर सेफ्टी एंड सपोर्ट, सुरक्षा और सहारे के लिए फिसलन रहित बंद पैर के जूते। ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what is the main purpose of wearing a clean and pressed uniform in nursing? नर्सिंग में साफ और प्रेस की हुई वर्दी पहनने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है टू कंप्लाई विद हॉस्पिटल रेगुलेशन, अस्पताल के नियमों का पालन करना। ऑप्शन बी है टू इम्प्रेस कलीग्स, सहकर्मियों को प्रभावित करना। ऑप्शन सी है टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रोफेशनलिज्म, स्वच्छता और व्यावसायिकता बनाए रखना। ऑप्शन डी है टू स्टैंड आउट इन अ क्राउड, भीड़ में अलग दिखना। सो राइट आंसर क्या होगा? टू मेंटेन हाइजीन एंड प्रोफेशनलिज्म। ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वच्छता और व्यावसायिकता बनाए रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, why should strong perfumes or
कोलोन्जेस कैन बी अवॉइडेड इन क्लिनिकल सेटिंग। क्लिनिकल सेटिंग में तेज परफ्यूम और कोलोन्स से क्यों बचना चाहिए? ऑप्शन ए है दे वॉयलेट इंस्टीट्यूशनल पॉलिसी, वे संस्थागत नीतियों का उल्लंघन करते हैं। ऑप्शन बी है दे कैन कॉज इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस टू पेशेंट, वे रोगियों में जलन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन सी है दे आर अनप्रोफेशनल, वे गैर पेशेवर हैं। और ऑप्शन डी है दे आर अननेसेसरी एक्सपेंसेस, वे अनावश्यक खर्च है। तो हमें क्लिनिकल सेटिंग्स में जो स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स होते हैं और जो कॉलेंजेस होते हैं वो क्यों यूज नहीं करने हैं? क्योंकि ये इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस कर सकते हैं पेशेंट्स में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। दे कैन कॉज इरिटेशन और एलर्जिक रिएक्शंस इन द पेशेंट्स, वे रोगियों में जलन या एलर्जी पैदा कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही क्वेश्चन है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।